बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी कर ली थी, लेकिन इसका अंजाम इतना बुरा होगा कि शौहर ने मुझे बेच दिया था। मैं जिनके पास आई थी वो लोग इतने बुरे थे कि इन्होंने मुझसे जो काम करवाया तो मेरे होश उड़ गए। मैं वो काम ना करती तो वो मेरे साथ बहुत बुरा करते। यही सोचकर मैं वो काम करती गई, लेकिन एक दिन अचानक ही जैसे वो मैंने काम किया तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि जिसके साथ वो काम किया था वो तो मेरा अपना। अभी मुझे होश आया था कि दोबारा से ही मेरे बाजों पर इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश कर दिया गया। न जाने ये कौन सा इंजेक्शन था जो मुझे इस वक्त लग रहा था, लेकिन मैं जब भी होश में आने लगती थी तो लोग मेरे साथ यही करते थे और मैं फिर से बेहोश हो गई थी। मैं फिर से होश खो बैठी थी। अचानक ही ठंडे पानी का छींटा जैसे ही मेरे मुंह पर पड़ा तो मैं दोबारा से होश में आई थी। मेरे जैसे ही अपने सामने 4 लड़कों को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो मुझे देखकर कहका लगा रहे थे। मैं इनकी नीयत जान गई थी। मेरा नाम फातिमा है, मेरी उम्र 18 साल थी। घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता कज़न से तय कर दिया था। मेरा कज़न काफ़ी मासूम था और वो बहुत शरीफ था, जबकि इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता था। लेकिन मेरी बचपन से ये कोशिश थी कि मेरी जिसके साथ शादी हो गई हो वो लड़का काफ़ी अमीर हो। अब्बा को तो अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए अब्बा ने मेरा रिश्ता इस लड़के से कर दिया था। लड़का काफ़ी इज्जत करता था, लेकिन इसकी जेब में पैसा नहीं था और वो मुझे पैसे ही चाहिए थे। मैंने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। मुझे अब्बा ने सख्ती से मना किया था कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ख़बरदार जो मैंने इधर उधर के चोंचलों पर ध्यान दिया। मैंने अब्बा की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि वहाँ मैं एक अच्छा सा लड़का पसंद करके जल्दी से इसके साथ सेटिंग कर लूँगी। मुझे ये सब करने में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होती थी, क्योंकि मेरे ख़ानदान की सारी लड़कियां यही कर चुकी थीं। पर जब मेरी बारी आई तो अब्बा जान ने मेरा रिश्ता एक शरीफ लड़के से कर दिया, जो कि अल्लाह मियाँ की गाय था। इसे जिस रास्ते पर चलाते थे वो इस रास्ते पर चल जाता था। इसकी अपनी कोई सोच नहीं होती थी। मुझे इस तरह का लड़का बिल्कुल नहीं पसंद था कि जिसका अपना कोई मकसद ना हो। यही सोचकर मैंने फैसला कर लिया था कि दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी अपना जीवन साथी खुद ही चुनूंगी। अब मैं यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुकी थी, लेकिन जब भी किसी लड़के को देखती थी तो इसके साथ एक लड़की मौजूद होती थी। ये देखकर तो मैं हैरान हो गई थी कि सबने ही अपनी सेटिंग की हुई थी, मुझे कोई लड़का नहीं मिला था। मैं काफ़ी मायूस हो गई थी कि इस काम में नाकाम होने वाली हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अब ये तलाश जारी रखी थी। अचानक एक दिन मुझे एक लड़का दिखाई दिया जिसने मास्क से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। वो लड़का देखने में काफ़ी मशकूक लग रहा था, लेकिन वो अकेला था। यही सोचकर मैं इसके पास चली गई कि वो लड़का मुझे देखकर काफ़ी हैरान था। पूछने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने जैसे से देखा तो कहने लगी कि तुम अकेले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कंपनी दे दूं। मैं इस लड़के के पास जाकर बैठ गई थी। न जाने मुझ पर इतनी हिम्मत कहाँ से आई थी। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन शायद यहाँ कोई भी मुझे देख नहीं सकता था, इसलिए मैं वही कर सकती थी जो मैं चाहती थी। मैं इस लड़के से काफ़ी बातें करने लगी थी। वो भी मेरी हर बात का जवाब दे रहा था, जबकि वो खुद भी मुझसे सवाल कर रहा था। हम दोनों के बीच बात दोस्ती तक पहुँच गई थी और दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। वो लड़का मुझसे बार बार कहता था कि इसे चक्कर नहीं चलाना चाह, बल्कि सीधा मुझसे निकाह करना है। अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी बीवी बनूं तो जल्द से जल्द घर वालों से बात करनी होगी। मैं तो अपनी कज़न की मंगेतर थी और जब तक इससे मंगनी नहीं टूटती तब तक मैं इसको कैसे हल कर सकती थी। मैंने इससे कुछ वक्त मांगा। इस लड़के ने मुझे 2 हफ्ते का वक्त दे दिया और ये देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। अब मैं अपने घर वालों को मनाने लगी थी। जब भी वो मुझसे मेरी कज़न की बात करते तो मैं चिढ़ जाती थी और इनसे ये बात करती थी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। अम्मा मुझे समझाती थी कि लड़कियां इतनी बेबाक नहीं होती, लड़कियों को सोचना चाहिए, इनकी इज्जत खराब होती है अगर वो इस तरह के जवाब दे। लेकिन मैं अब्बा को एक ही बात कहती थी कि जब मुझे इस कज़न से शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। अम्मा मेरा रवैया देखकर समझ गई थी कि ज़रूर कोई बात है जो मैं इनसे छुपा रही हूँ, लेकिन मैं इनको कुछ ना बताया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मेरे कज़न से मेरा रिश्ता टूट जाएगा और इसके बाद ही मैं सबको बताऊंगी कि मैं असल में किसी और लड़के से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे कज़न से मेरा रिश्ता टूटने का नाम नहीं ले रहा था। अब दिन करीब आते जा रहे थे। 1 हफ्ता गुजर चुका था, अब 1 हफ्ते बाद बाकी था और वो लड़का मुझसे बार बार पूछने लगता था कि मैं कब घर वालों को मनाऊंगी, ताकि वो अपने घर वालों को मेरे घर ले आए और इस तरह रिश्ता पक्का हो जाए। लेकिन मैं ही इस लड़के की ये बात सुनी तो एक बात पर तो यकीन कर चुकी थी कि इस लड़के की नीयत 100% साफ थी और वो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था। ये देखकर तो मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत और बढ़ गई थी। रातों को जब इससे बात करती थी तो अब हम बिल्कुल अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते थे, जबकि इस बात से बिल्कुल नावाकिफ थी कि आगे क्या होने वाला है।
वो लड़का मुझे दिन रात ख्वाब दिखाने लगता था कि शादी के बाद वो मुझे खुश रखेगा और पूरी दुनिया घुमाने ले जाएगा। मैं भी इसके दिखाए हुए ख्वाबों में जीने लगी थी। मुझे काफ़ी मज़ा आता था। एक और हफ्ता गुजर गया और वो लड़का कहने लगा था कि लड़का है, तुमने मुझसे शादी नहीं करनी। इसकी ये बात सुनकर तो मैं कांप गई थी कि ये ना कि वो लड़का है जो पीछे हट जाए और मैं दोबारा से इस लड़के को खो दूँ। इसलिए फैसला कर लिया कि अगर घर वाले ना माने तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। कि जैसे लड़के ने कोर्ट मैरिज का नाम सुना तो हैरान हो गया। वो मेरी हिम्मत को दाद देने लगा। मैं भी सोचती थी कि न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आगे, पर अचानक क़यामत तब आई जबकि एक दफ़ा मेरा मोबाइल मेरी बहन के हाथ लग गया। इसने इस लड़के के साथ हुए वो सारे मैसेजेस पढ़ लिए थे और सब घर वालों को बता दिया था कि मैं कज़न की मंगेतर होते हुए भी किसी और से इश्क लड़ा रही हूँ। अपनी बहन से यही उम्मीद लगा सकती थी क्योंकि वो मेरे इस कज़न से मोहब्बत करती थी और यही चाहती थी कि किसी तरीके से मेरी और कज़न के बीच ये सारी बातें निकल जाएं। और अब वो सब कुछ सामने आ गया। घर वालों ने जैसे ये सब सुना तो अब वो मुझ पर पाबंदियां लग गई थी कि अब मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। अब मैं घर में कैद हो चुकी थी। मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती थी। मेरी पढ़ाई का हर्ज होने लगा था। अब्बा को मैंने अपने एतमाद में लेने की कोशिश की। अब्बा मेरी बात मान गए थे और मुझे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दे दी। वो लड़का मुझे कहने लगा कि मैं इतने दिन कहाँ गायब थी। मैं भी से क्या बताती कि मैंने इस लड़के को कहा कि हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लड़का भी मान गया। मैं अब घर वालों के साथ इतना घुल मिल गई थी कि सबको ये लगता था कि मैं वो सब कुछ भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हूँ और मैंने अपने कज़न को कबूल कर लिया है। लेकिन ये तो कोई भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने इसे रात को जाकर अपना सारा सामान पैक कर लिया। मेरे अंदर दिल काफ़ी धड़क रहा था। मैंने अब्बा को याद किया और आंसू बहाने कुछ देर बाद मैंने अब्बा के पास चली गई और उनसे प्यार किया। इस तरह माँ के पास जाकर इनके गले लगकर रोने लग गई। वो दोनों हैरान हो गए थे और मुझसे पूछने लगे थे कि आखिर क्या हुआ है जो मैं इनके गले लगकर रो रही हूँ। मैंने अब्बा अम्मा को कहा कि बस मेरी रुखसती होने वाली है, इस वजह से बस मेरी रुखसती हो जाए। मुझे याद आने लगा कि मैंने छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि मेरा इरादा तो कुछ और ही है। जैसे रात का वक्त हुआ तो घर से भाग गई। मैंने इस लड़के के साथ भागकर शादी कर ली थी। वो लड़का मुझे काफ़ी खुश रखने लगा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं भी इसके साथ बहुत खुश थी और सारी ज़िंदगी इंजॉय कर रही थी। मैं इस बात को भूल गई थी कि मैंने घर छोड़कर एक गुनाह किया था जिसकी सज़ा मुझे इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी मिलेगी। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक रात इसने मुझे जैसे ही दूध दिया तो वो हैरान हो गई, लेकिन इस पर यकीन इतना था कि एक सांस में वो दूध पी गई। जैसे मैंने वो दूध पिया और जैसे ही वो दूध पिया तो मुझ पर नींद का ऐसा गुलबा आया कि मैं सोने की कोशिश करने लगी। मैंने जैसे आंखें बंद की तो नींद की वादियों में खो गई। मैं इस वक्त जानती थी कि जब मेरी आंख खुलेगी तो मेरी दुनिया जा चुकी होगी, जिंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। 2-3 दिन तक मैं बेहोश रही। मेरी आंख जैसे खुलती थी तो सामने का मंजर देखकर मैं चीख मारने लग जाती थी और मैं चीखने चिल्लाने लग जाती थी। वो लोग तंग आ जाते थे और मुझे दोबारा से इंजेक्शन लगा देते थे, जिसकी वजह से मैं दोबारा से बेहोश हो जाती थी। इस बार जैसे ही मुझे होश आने लगा तो मुझे फिर से इंजेक्शन दे दिया गया। होश आते आते दोबारा से बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद ही मेरे मुंह पर पानी फेंक दिया गया और वो पानी जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ा तो मैं होश की दुनिया में वापस आई थी। मेरी आंखें खुली तो सामने देखकर मेरे होश उड़ चुके थे कि वहाँ सामने तो 4 लड़के मौजूद थे जो मुझे देखकर ऐसे हंस रहे थे जैसे वो मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हों। एक कहने लगा कि अब वो ड्रामा मत करो और ख़ुद को तैयार करो। मैं जैसे इसकी बात समझी तो मैं हैरान हो गई। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी, कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जिस पर सारे नौजवान हंसने लगे और कहने लगे कि जब भी लड़की हमारे पास आती है तो वो यही कहती है कि वह एक ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन फिर चंद दिन बाद वो खुद को तैयार करती है, बाकी लड़कियों की तरह बन जाती है। जैसे मैं इसकी बात सुनी तो मैं चिल्लाकर कहने लगी कि अल्लाह की कसम ऐसी लड़की नहीं बनूंगी। मेरी बात सुनकर चारों लड़के हैरान हो गए और वो एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि मुझे एक इंजेक्शन का डोज और देना चाहिए, तभी मेरे होश ठिकाने आएंगे। अचानक मेरे पीछे खड़े एक और शख्स को इन चारों से इशारा किया तो इस शख्स को दोबारा वो इंजेक्शन मेरे अंदर उतार दिया और मैं बेहोश हो गई। मैं भूख की शिद्दत से मेरा बुरा हाल हो गया, मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने अब तक पानी नहीं पिया था, खाने का मुझे कुछ नहीं मिला था, बुरी तरह सर मेरा चकरा रहा था। इस सब के साथ मैं होश में दोबारा से आने लगी, लेकिन काफ़ी सन्नाटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सब लोग जा चुके हैं। जैसे मैंने आंखें खोली तो यहाँ वहाँ पर कोई भी नहीं था। चीखने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद ना सुनी। मेरे हाथ बंधे हुए थे। मैंने जल्दी से हाथ को रस्सियों से आज़ाद करने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद मेरी कोशिश कामयाब हो गई। मैं काफ़ी खुश होने लगी थी कि मैं आज़ाद हो गई हूँ।
सब कुछ सोचे समझे बगैर बाहर की तरफ भाग गई और एक बिल्डिंग थी जो कि ज़ेरे तामीर थी। पर इस बिल्डिंग से बाहर आए तो मैंने चारों तरफ देखा, ये पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं था, ये तो कोई दूसरा मुल्क लग रहा था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई, न जाने मैं किस मुल्क आ गई थी। मुझे बार बार मेरा शौहर याद आ रहा था, जिसके लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया और इसने मुझे छोड़ दिया। मैं इसकी बेवफाई पर आंसू बहाने लगी थी, इसके धोखे को याद करके रोने लगी थी। मैं बेबस हो गई थी। इस मुल्क में न जाने कौन लोग थे, जैसे इसके पास लोग गुजरे तो वो अरबी बोल रहे थे। मुझे पता चल गया कोई अरबी मुल्क था। मैं भूख से बुरा हाल था मेरा और लोगों से मांग मांग कर खाना खाने लगी थी। एक दिन ऐसे गुजर गया, मैंने एक पार्लर में काम करना शुरू कर दिया। वो पार्लर काफ़ी मशहूर था। इस पार्लर वाली ने मुझ पर तरस खा लिया और अब मुझे मालूम हुआ कि मैं तो दुबई आ गई थी। एक दिन वो पार्लर वाली मुझे एक धंधे का बताने लगी थी कि लोग लड़कियों को बेचकर इनसे धंधा करवाते हैं। जैसे इसकी बात सुनी तो मुझे मेरा शौहर याद आने लगा था। इसने भी मुझे बेच दिया था। मैं इसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि इसने मुझे बेहोशी की दवा मिलाकर वो दूध दिया तो मैंने वो दूध पी लिया और फिर मुझे सब कुछ भुगतना पड़ा। वो लड़की मुझे दुबई के सबसे बड़े स्मगलर का बताने लगी थी। जैसे ही इसने स्मगलर का नाम लिया तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि ये वही इंसान था जिसने मुझसे शादी की थी और अब मैं जान लिया था कि इसने मुझसे जाली शादी की थी। और ये देखकर मुझे अफसोस हुआ कि मैं इस रिश्ते को सच समझकर हर हद पार कर चुकी थी। मुझे अब डर लगा रहता था कि अगर इस गलती की सज़ा मुझे मिल गई तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी और इस नाजायज़ को कैसे पालूंगी। मेरा ये डर एक दिन सच बनकर मेरे सामने आ गया, क्योंकि अचानक ही फ्लैट में मेरा सर चकराने लगा। सब लड़कियां मेरी जाने मतवज्जो हो गई थी। सबको यही मालूम था कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन जैसे मेरे हामला होने की खबर इन लड़कियों तक गई तो वो सब हैरान हो गई थी। पहले तो कहने लगी कि मैं शक्ल से काफ़ी मासूम लगती हूँ, लेकिन फिर कहते हैं कि आजकल की दुनिया में ये सब नॉर्मल है। मैं आंसू बहाने लगी थी। वो लड़कियां मेरा दर्द नहीं जानती थी, इसलिए फजूल बातें करने लगती थी। मैंने एक दिन फैसला कर लिया था कि इस धोखेबाज की कोई भी निशानी अपने आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। यही सोचकर मैंने अस्पताल का रुख कर लिया था और इसे जान को आने से पहले ही वापस भेज दिया। मुझे किसी बात का दुख नहीं था, मैं वो अपनी जॉब पर ही ध्यान देती थी। जैसे लड़कियों को महसूस हुआ कि मुझ में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो वो मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगी थी, जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब इस फ्लैट को छोड़कर एक नया फ्लैट खरीदूंगी। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जिस पार्लर में काम करती थी वो पार्लर बहुत अच्छा चल गया था। मेरी प्रमोशन हो गई थी। वो पार्लर की मालकिन काफ़ी अच्छी थी। वो मेरी मदद भी करती थी और मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेती थी। ये देखकर मैं खुश हो जाती थी, क्योंकि मुझे भी इतने ज़्यादा पैसे मिलते थे। मैं सब कुछ भुला चुकी थी, लेकिन कभी कभी मुझे घर काफ़ी याद आता था। अचानक एक दिन मूड फ्रेश करने में मॉल चली गई और फिर मैं अकेली होती थी। इस दिन अचानक ही मेरी नज़र ऐसे इंसान पर पड़ गई कि मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सामने मेरा वही कज़न था, लेकिन इसके साथ मेरी वो बहन थी जिसने मुझे ख़ानदान के सामने रुस्वा किया था। अगर वो मेरी सच्चाई किसी को ना बताती तो आज शायद ये नौबत ना आती। कभी कभी सोचती थी कि मेरी बहन ही मेरी दुश्मन बन गई थी। वो सिर्फ अपने मुफाद चाहती थी। मैं माल से बाहर निकल आई। मुझे इस पार्लर का काम करते हुए अब तकरीबन 2 साल हो गए थे। वो पार्लर मेरी बदौलत बुलंदियों को छूने लगा था। मालकिन काफ़ी खुश हो गई थी। मेरी माली हालत अच्छी हो गई थी। मालकिन यही कहती थी कि मेरे आने से भी इस पार्लर को तरक्की मिली है। मैं इसके लिए एक सुनहरा सितारा हूँ। इसकी बात सुनकर मैं भी खुश हो जाती थी। एक दिन मालकिन कहने लगी कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे ही मैंने सुना तो इससे पूछने लगी कि क्या खुशखबरी है। जब मालकिन कहने लगी कि हमारे पार्लर की एक ब्रांच पाकिस्तान खुलेगी। ये सुनकर मेरा रंग उड़ चुका था। मालकिन जानती थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इस वजह से वो मुझे पाकिस्तान वाली ब्रांच की हेडशिप के लिए वहाँ भेज रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने इनकार किया तो मेरी प्रमोशन ख़त्म हो जाएगी और अगर हाँ कर दी तो मेरी तरक्की और भी दुगनी हो जाएगी। यही सोचकर मैंने कह दिया कि मैं पाकिस्तान जाने को तैयार हूँ। जैसे मेरी फ़्लाइट थी मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मैं पाकिस्तान पहुँच गई थी। मैं अपनी फैमिली से इतनी करीब थी, ये सोचकर ही मेरे होश उड़ गए थे। मेरे आंसू निकलने लगे। मैंने पार्लर का इफ्तिताह किया और वो पार्लर पाकिस्तान का बहुत ऊंचा पार्लर बन गया था। वो बहुत ऊंचा पार्लर बन गया था और अब इस सब लोगों की पार्लर आते थे और तरक्की देखकर मैं खुश होती थी कि ब्रांड का मेकअप मैं करती थी। एक दिन जैसे ही ब्रांड की आमद हुई तो इसका मेकअप करने लगी थी। मैं हर ब्रांड से सवाल पूछती थी। जैसे इस पर ब्रांड से इसके होने वाले शोहर का नाम पूछा तो वो नाम सुनकर मैं जम गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने मेरी भाभी बैठी हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि इसके गले लग जाऊं। भाभी कहने लगी कि इस सांस भी कुछ देर तक आ जाएगी। मैंने जैसे सुना तो दिल तेजी से धड़कने लगा और ये सोचकर मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था कि अम्मा को क्या चेहरा दिखाऊंगी। जैसे अम्मा की आवाज़ आई तो इतनी मुद्दत बाद अपनी माँ की आवाज़ सुनकर मैं रोने लगी थी।
मैंने इनका मेकअप भी करना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में रोने के बाद सोजिश हो गई। अम्मा बार बार मेरी आंखों को देख रही थी और मैं एक पॉलर वाली बनकर अम्मा का मेकअप कर रही थी। कुछ देर बाद जैसे अम्मा ने मेरा नाम पुकारा तो हैरान हो गई थी। मैंने मास्क अपने चेहरे से उतार लिया और ज़ारा कुतार रोने लगी। अम्मा ने अपने बाजू फैलाए और मैं इनसे जा सिमटी। मेरे रो रो कर बुरा हाल था। ये मंजर मेरी भाभी ने नहीं देखा था, लेकिन इसके बाद मैं अम्मा से मिल लिया करती थी। अम्मा ने मुझे माफ़ कर दिया था। एक दिन जैसे इसने अब्बा के बारे में पूछा तो अम्मा आंसू बहाने लगी थी। समझ गई थी कि अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अम्मा को हौसला दिया था। मैं काफ़ी ज़िद करती थी कि मुझे घर जाना है और घर वालों से मिलना है, लेकिन अब वो मुझे मना करती थी कि मेरे भाई मुझे ज़िंदा ज़मीन पर गाड़ देंगे। कहती थी कि तेरी भाभी काफ़ी अच्छी हैं। ये सुनकर मैंने भी सुख का सांस लिया कि मुझे बहुत अच्छी भाभी मिली हैं जो मेरी अम्मा का काफ़ी ख्याल रखती हैं। मुझे जैसे मेरी बहन याद आई जो कि मुझे इस वक्त दुबई में माल में मिली थी, तो मुझे इसका पूछने लग गई। वो मुझे बताने लगी कि मेरा कज़न मुझ में दिलचस्पी नहीं लेता था, मेरे मंगेतर होते हुए भी मेरी बहन से बातें करता था। ये बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने मंगेतर को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मेरा कज़न शुरू से मुझे धोखा दे रहा था। जबकि वो मेरी बहन के साथ मिला हुआ था, मुझे अपनी बहन से नफरत महसूस हो रही थी। शहर में मैंने अच्छा सा घर खरीद लिया था और अब मैं चाहती थी कि अम्मा को मैं अपने साथ रखूं, इसलिए इनको वक्त पर अपने घर ले जाती थी और इनकी काफ़ी खिदमत करती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं दिन रात इनकी खिदमत करती रहूं और जो भी मैं पैसे कमाती हूँ वो इनके साथ लुटाती रहूं और इनकी खरीदारी करवाती रहूं। एक दिन अचानक अम्मा कहने लगी कि मैंने इन्हें बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने अम्मा को बताया कि मैंने भागकर इस इंसान के साथ शादी की है, लेकिन वो शादी जाली शादी थी और इस लड़के ने मुझे बेच दिया था। अम्मा काफ़ी हैरान हुई, पूछने लगी कि कहीं इस लड़के ने मेरे साथ कुछ किया तो नहीं। मैंने अम्मा को यकीन दिलाया कि वो लड़का स्मगलर था। मुझे ये लगता था कि वो मेरा शोहर है और मैं अपने शोहर समझती थी। इसके साथ मैं अपनी सारी शादी निभा रही थी, मैं इसका रिश्ता दिल से निभा रही थी। अम्मा ने जैसे मेरी बात सुनी तो मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैंने जितने भी धोखे सहे थे, लेकिन अब यही लगता था कि मुझे अम्मा मिल गई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया का कोई गम नहीं है।